तो ये हमने आपको सब्लिमेशन, ये एक हेस लॉ का एप्लीकेशन बताया। अब बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज। ध्यान रखना कि फेस चेंज जब भी होगा दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा तो इसकी मीनिंग क्या हुई? तो फेस चेंज में दो तीन टाइप की एंथैल्पी आती है। एक तो हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये हमने आपको बता दिया। ए सॉलिड टू ए गैस डायरेक्ट। नंबर टू, हीट ऑफ फ्यूजन, means a solid to a liquid. And third is heat of vaporization. This is the a liquid to a gas. जितनी भी डेफिनेशंस हैं सारी वन मोल के लिए डिफाइंड है, और इन सभी में टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसमें हम लोग फर्स्ट लेके तो आपको बता दिया। दूसरा बता रहे हैं हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन हुआ व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड converted in 1 mole of liquid at constant temperature, at constant temperature। इस constant temperature को हम लोग बोलेंगे दिस इज द फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन temperature is called fusion temperature, and in this process the heat exchange बेसिकली ये प्रोसेस भी कैसा होगा? दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक heat exchange take place is called heat of fusion। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी की डेफिनेशन सेम ही है। नाउ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर पर बात करेंगे, टेम्परेचर भी वहाँ पर क्या कांस्टेंट है, तो अब इसको बोल देंगे दिस इज द डेल्टा एच फ्यूज़न, और स्टैंडर्ड कंडीशन में इट बिकम्स डेल्टा एच फ्यूज़न स्टैंडर्ड। नाउ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है इसका भी डेफिनेशन क्या हुआ? सेम हो गया। व्हेन 1 मोल ऑफ liquid is converted in 1 mole of vapor, and in this process
हीट एक्सचेंज, फिर से आप इसको लेके चलें, दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। हीट एक्सचेंज टेक प्लेस is called heat of vaporization, is called heat of जनरली ये सारे प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे चलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर चलेंगे तो उस टाइम पर आप बोलेंगे दिस इज द डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो एक फ्यूज़न हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, और दूसरा हमने आपको बता दिया दैट इज़ द हीट ऑफ सब्लिमेशन। जो हीट ऑफ सब्लिमेशन हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज़ द हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये किसकी कैटेगरी में आएगा? ये एंथैल्पी, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज की कैटेगरी में आएगा। अब इसके अंदर हम आपको एक मैप और बनाते हैं। जैसे सपोज करो कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस gives CH3OH लिक्विड। एक ही मोल बन रहा है लिक्विड का, तो ये हो गया डेल्टा एच फॉर्मेशन। बेसिकली अब इसको बैलेंस कर दो, कार्बन हो गया और हाइड्रोजन इज नाउ 3 and 1 4, so it is 2H2। ऑक्सीजन इज हाउ मच? ऑक्सीजन इज 1/2। तो कार्बन सॉलिड जो है आप कन्वर्ट करेंगे इन द कार्बन गैस। 2H2 को कन्वर्ट करेंगे इन 4H गैस। O2 को कन्वर्ट करेंगे इन O गैस। इन तीनों से मिलके मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। मिथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या हुआ? इट इज लाइक दिस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, हम लोगों को पहले गैस बनाना चाहिए। गैस बनाओगे आप तो ये वो बनेगा CH3OH गैस। इसके बाद गैस से लिक्विड। गैस से लिक्विड जस्ट वेपराइजेशन का उल्टा है, तो इसको आप कर दोगे दिस इज माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय MEOH। This is the delta H sublimation. This is 2 times delta H dissociation of hydrogen and half delta H dissociation को हम लोग एटमाइजेशन भी बोलते हैं। एटमाइजेशन इज करस्पॉन्डिंग टू द एटम्स, कितने एटम्स का चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर जो बनेगा CH3OH में बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, ये कितना हो गया 3 टाइम्स, प्लस बॉन्ड माइनस प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CO बॉन्ड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। अब हेस लॉ यूज करेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल MEOH लिक्विड। दिस इज इक्वल डेल्टा H सब्लिमेशन of carbon gas plus 2 times delta H dissociation of hydrogen plus 1/2 delta H dissociation of O2 minus 3 times CH बॉन्ड एंथैल्पी प्लस CO बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि मॉलिक्यूल बन रहा है और बॉन्ड एंथैल्पी इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस, एंथैल्पी ऑफ OH माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ MEOH। जो भी अननोन चीज़ हम लोग को डिफाइन करनी होगी वो उसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ये डेफिनेशन हुई एंथैल्पी की। अब इसके अंदर हम लोग और डेफिनेशन देखते हैं इसके आगे।
now enthalpy of ionization. एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के लिए डेफिनेशन जो हुआ ये वही है जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा था। इसमें बेसिकली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज़ द एंथैल्पी, अब एंथैल्पी लिख दिया, आप हीट ऑफ आयनाइजेशन भी लिख सकते हो। इट इज़ द एंथैल्पी चेंज, ध्यान रखना कि ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट देनी पड़ेगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम an isolated gaseous atom in its ground state। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देख चुके हैं अबाउट द ग्राउंड स्टेट अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे एग्जाम्पल हुआ कि एस गैस गिव्स एक्स प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस के अंदर आप जो भी लेके चलोगे इसको हम लोग यही बोलेंगे बेसिकली क्या कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इसको एप्लीकेशन में सेम लेके चलते हैं। आप ध्यान रखना कि अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कंडीशन पर हैं। 0 केल्विन पर एक को डिसाइड करते हैं तो 0 माइनस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा Cp। इससे जो रिलेशन आता है डेल्टा H आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT प्लस 5/2 RT। दिस इज द रिलेशन। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग सेम ट्रीट कर लेते हैं by the help of molar heat capacity। Now enthalpy of electron gain, it is similar as electron affinity, it is similar as electron affinity। basically it is the enthalpy change या heat of electron gain, it is the enthalpy change when one electron is added to neutral gaseous atom to convert into a negative ion under the condition of constant pressure and temperature।
अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको ध्यान रखें आप कि एक्स गैस, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इट गिव्स एक्स माइनस गैस। अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होते हैं, एक्सोथर्मिक भी प्रोसेस होते हैं, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है या सेकंड है, जो हम लोगों ने पढ़ा था इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। बेसिकली डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ईजी इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। लेकिन डिफरेंसेस जनरली इतने कम होते हैं कि हम लोग उसको सेम ही ले लेते हैं, उसको हम लोग सेम ही लेके चलते हैं। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ, या आप इसमें पहले देख लें कि लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी हम लोग और एक बार पढ़ चुके हैं पहले इन द केमिकल बॉन्डिंग। द लैटिस एंथैल्पी of ionic compound the lattice enthalpy of ionic compound is the enthalpy change या हीट, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, एंथैल्पी चेंज विच अकर्स when 1 mole of an ionic compound dissociates into ions in its gaseous form under the condition of सभी में हम लोग क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलते हैं और प्रेशर भी साथ में ले लोगे, उस टाइम पर एंथैल्पी की बात करोगे, अदरवाइज हीट की बात करना से अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली NaCl, कोई भी आयनिक सॉलिड ले लो, आयनिक सॉलिड को डायरेक्ट हम लोग आयन में ब्रेक कर देंगे, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। आपको पता है कि ऐसी ब्रेकिंग के लिए हम लोग को जो डेल्टा H है, वो डेल्टा H की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। NaCl के लिए इसकी वैल्यू +788 किलो जूल्स पर मोल होती है लगभग। तो बेसिकली लैटिस एंथैल्पी इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी की हेल्प से हम लोगों ने बॉर्न हैबर साइकिल सेटअप किया था। और इसमें एक और बता रहे हैं आपको, उसको ऐसे ही देख लें आप कि डेफिनेशन तो सारी समझ ही चुके हैं आप कि कार्बन डायमंड से यदि कन्वर्ट हो रहा है कार्बन ग्रेफाइट, एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप में जब कन्वर्ट होगा तो हम लोग उस टाइम पर बोलेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सल्फर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहा है, वट एवर इट इज, वन एलोट्रोप टू अनदर एलोट्रोप फॉर्म,
और उस प्रोसेस के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होगी उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ द हीट ऑफ ट्रांजिशन। ध्यान रखना, इसके आगे की डेफिनेशंस कुछ डिफरेंट है, लेकिन पहले हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को आप भी देखना। इसी में हम लोग देख रहे हैं कि हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी ऑफ समेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं जो भी आपके थर्मोकेमिस्ट्री में आते हैं। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ए टू बी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है। फिर ए से कोई कंपाउंड आपने सी बनाया, सी टू डी एंड डी टू ई, और बी से वापस ई का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा हम लोगों ने लिया कि ए से एक्स बन रहा है, एक्स से वाई एंड वाई टू जेड, जेड टू बी। एक और रूट डिसाइड कर रहे हैं इसके अंदर कि ए से सपोज कुछ एम बनाया और बी से भी एम बना दिया। तो इन सभी की जो एंथैल्पीज चेंज हैं वो हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं। दिस इज सपोज डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, this is suppose minus delta H3, this is delta H4, delta H5, delta H6, this is delta H7 minus delta H8, delta H9 minus delta H10। तो बेसिकली जितने भी रूट्स हैं उनसे एंथैल्पीज में हम लोग मूव करेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। ए टू बी मूव करे तो एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच, दिस इज इक्वल टू, अब आप रूट लें ए टू बी वाया एक्स वाई जेड, तो ए से एक्स एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन, बी पर डेल्टा एच टू और वाई पर, और वाई से जेड कितना माइनस डेल्टा एच थ्री, और जेड टू बी इज प्लस डेल्टा एच फोर। नाउ दिस इज इक्वल टू ई टू एम गए, दिस इज द डेल्टा एच फाइव, फिर बी से एम आ रहे हैं, इसको अपोजिट कर दो, एम से बी जाना है तो माइनस कर दोगे, माइनस डेल्टा एच सिक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू सी डेल्टा एच सेवन, C to D is minus delta H8, D to E plus delta H9, और E to B जाना है तो ये माइनस था, अब कैसा हो जाएगा पॉजिटिव डेल्टा H10। दिस इज कॉल्ड द हेस लॉ। मीन्स आप किसी, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो H है एंथैल्पी, इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। तो आप किसी भी रूट के थ्रू जाए एंथैल्पी चेंज हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कुछ थोड़ा ऐसा सोचें कि सपोज किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन सॉलिड 2 टाइम्स प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स C2H6 गैस 1 मोल बन रहा है। जब 1 मोल बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन। इसको बैलेंस कर दें, दिस इज 3। और आपको सपोज रिलेशन डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू द कम्बशन, तो
कार्बन का जब कंबशन करेंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज द 2CO2। हाइड्रोजन का कंबशन करोगे दैट इज द 3H2O। CO2 गैस एंड H2O लिक्विड। फिर C2H6 का कंबशन कर देंगे तो वापस आपको यही मिल जाएगा सेम। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ कि एक रूट तो आपके पास डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट रूट के में आप लिखेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस, दिस इज इक्वल टू कार्बन से CO2 जाएंगे तो आप ये आप बोल सकते हो कि दिस इज द कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट या फॉर्मेशन ऑफ CO2, कोई भी एक चीज। तो दिस इज द 2 टाइम्स डेल्टा एच combustion of carbon solid plus 3 times delta H combustion of H2 gas। अब C2H6 का कंबशन कर रहे हैं तो वापस प्रोडक्ट CO2 वाटर आ रहा है, तो माइनस इसको अपोजिट कर दो क्योंकि आपको CO2 और वाटर से C2H6 पे जाना है, तो माइनस डेल्टा H combustion of C2H6 गैस। आपको बहुत सारे डाटा यहाँ देगा और कोई एक डाटा आपसे पूछवा लेगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस हैश लॉ। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हैश लॉ जो आप किसी भी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे। अब सपोज करो कि एक प्रोसेस चल रहा है दैट इज द हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, it gives C2H6 gas। तो दिस इज द डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इट इज इथाइलिन। इथाइलिन का कंबशन करोगे तो CO2 गैस मिलेगा और H2O लिक्विड। यहाँ कितना H2 आ जाएगा, दिस इज 2H2O। हाइड्रोजन का भी कंबशन कर दिया तो देन अगेन 1H2O। ओवरऑल आपके पास 3H2 हो गया। फिर आप इसका कंबशन कर दो तो वापस आ गया। तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच combustion of C2H4 gas plus delta H combustion of hydrogen gas minus delta H combustion of C2H6 gas। So this is again the application of हैश लॉ। अब इसी में हम लोग हैश लॉ के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस देखें आप। टू मोल ऑफ C2H6 are completely burned and minus 3120 kilojoules is heat is liberated। तो basically 2 mole of the solution is like this। ये कंबशन प्रोसेस चल रहा है, 2 मोल ऑफ C2H6 गैस गिव्स हीट रिलीज हो रही है लिबरेटेड, तो निगेटिव साइन के साथ गिव्स -3120 किलो जूल्स ऑफ हीट। 1 mole of C2H6 gives
1 मोल यहाँ पर कितनी हीट देगा, डिवाइडेड बाई 2, सो -3120 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू -1560 किलो जूल्स ऑफ हीट। तो इस क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि जो आपको वैल्यू मिला है, जो भी आपको वैल्यू मिला है, दिस इज द डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H6 गैस, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि कंबशन इज डिफाइंड ओनली फॉर 1 मोल, 1560 किलो जूल्स पर मोल। ये तो हमने इसका एक डाटा कैलकुलेट कर लिया, इसका एक डाटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको निकालना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हमेशा नेचुरल एग्जिस्टिंग एलिमेंट या गैसेस के थ्रू होता है। तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 gives C2H6 गैस, बेसिकली ये 3H2 हो जाएगा, ये भी गैस है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो ए गैस। अब आप क्या करो कि कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन करो, तो इसको बैलेंस करना था, दिस इज 2CO2 और दिस इज द 3H2O, वापिस C2H6 का कंबशन कर दो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, अगेन 2CO2 एंड 3H2O। अब आप इसके अंदर देखें कि बेसिकली हम लोग ये वाला जो कांस्टेंट है, दिस इज द डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये वाला कंबशन है, दिस इज ऑल्सो कंबशन एंड दिस इज ऑल्सो कंबशन, अलग अलग स्पीशीज का। तो हेस लॉ इस पर अप्लाई करो, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एच combustion of carbon graphite plus 3 times delta H combustion of H2O liquid minus delta H combustion of C2H6 गैस। इनमें आप वैल्यू फीड कर दें, डेल्टा एच फॉर्मेशन C2H6 के लिए कितना है, दिस इज -1560, दिस इज 2 इंटू डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। डेल्टा एच कंबशन कार्बन ग्रेफाइट का या CO2 का फॉर्मेशन एक ही बात होती है, आपको बता चुके हैं। तो फॉर्मेशन फॉर CO2 आपको दे रखा है, यही क्या है, दिस इज द कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, दिस इज -395, so 2 into -395 plus 3 into combustion of H2O liquid। अब आप देखें कि H2O liquid मीन्स H2O liquid का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस का कंबशन एक ही बात है, तो दिस इज -286, 3 इंटू -286 माइनस डेल्टा एच combustion of C2H6 गैस। आपको यहाँ निकालना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। ये कंबशन दिया हो, ये फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज द कंबशन। आपको पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ कंबशन इज प्लस माइनस -1560, this is delta H formation of C2H6 गैस। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें, ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, दिस इज -88 किलो जूल्स पर मोल, दिस इज आंसर।
ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली जो भी आपको क्वेश्चन करना है, इट इज बाय द हेल्प ऑफ द हेस लॉ। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड। कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड इज CS2 लिक्विड। इसका फॉर्मेशन आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू कैलकुलेट। अब आप देख सकते हो ये कैसे बनेगा नेचुरल एग्जिस्टिंग से, कि यहाँ पर आपको कार्बन सॉलिड दिया हुआ है और सल्फर सॉलिड दिया हुआ है। तो कार्बन सॉलिड प्लस 2 टाइम्स सल्फर सॉलिड gives CS2 liquid. This is the delta H formation of CS2 liquid. क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है, तो कार्बन का कंबशन कर दो, इट गिव्स CO2 गैस। सल्फर का कंबशन कर दो, इट गिव्स 2 SO2 गैस। और CS2 का भी कंबशन यदि कर दें तो हम लोगों को यही प्रोडक्ट मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो इक्वेशन क्या हो गया अकॉर्डिंग टू हेस लॉ? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CS2 लिक्विड, दिस इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में कार्बन सल्फाइड का कंबशन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कार्बन का कंबशन करके CO2 दे रहा है, तो डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एच कंबशन ऑफ सल्फर सॉलिड माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ CS2 लिक्विड। ये आपने हेस लॉ के थ्रू रिलेशन डेवलप कर लिया। अब क्वेश्चंस में यदि आप देखें तो क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपको निकालना क्या है इसके अंदर, यू हैव टू कैलकुलेट। देख सकते हो आपको कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है? आपको ये वैल्यू निकालनी है। तीनों के कंबशन दिए हुए, तो यहाँ इनकी वैल्यू रख दें। नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन, इट इज -393.3 प्लस 2 इंटू कंबशन ऑफ सल्फर, दैट इज -293.72 माइनस कंबशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का कंबशन कितना है? -1108.76। इससे आप वैल्यू निकालोगे तो दिस वैल्यू इज 128.02 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज आंसर, this is the answer. So it is the application of Hess law. अब इस क्वेश्चन को आप देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स 3 CO2। बेसिकली यहाँ 3 नहीं है, दिस इज नॉट 3, ओनली CO2। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू दी हुई है, दिस वैल्यू इज डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, या एक ही बात है कि दिस इज द डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। दोनों एक ही बात हो गई।
दूसरे केस में दिस इज द डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस या फिर डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। जनरली कंबशन में वाटर लिक्विड बनता है और आपको निकालना है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। C2H6 का फॉर्मेशन आपको निकालना है, जबकि इस क्वेश्चन में देखो आपकी यहाँ पर 2 मोल्स लगे हुए हैं और बेसिकली ये भी बैलेंस नहीं है, तो इसको आप बैलेंस कर दें। इसको हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो बेसिकली ये वाटर कितना हो जाएगा, दिस इज द 6H2O। 6H2O फॉर्मेशन C2H6 का निकालना है, तो पहले आप फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख दो। कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स C2H6 गैस। यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द डेल्टा एच फॉर्मेशन। बैलेंस कर दो 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अब कार्बन का कंबशन करके 2CO2 गैस का फॉर्मेशन कर लो। 3H2 इट गिव्स 3H2O लिक्विड और एथेन का कंबशन कर देंगे तो वापस आपको यही मिल जाएगा, वापस आपको यही मिल जाएगा। बेसिकली एथेन का यहाँ कंबशन तो हो रहा है, लेकिन कितने मोल के लिए हो रहा है, 2 मोल के लिए हो रहा है। तो आप बोलोगे कि डेल्टा एच कंबशन एथेन की जो वैल्यू होगी दिस इज -3120 ये दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू बेसिकली कितना हो जाएगा, 3120 है तो ये -1560 हो जाएगा। दिस वैल्यू इज -1560 किलो जूल्स पर मोल। बाकी सारी आपको 1 मोल के लिए दी हुआ है, ये वाली वैल्यूज आपको किसके लिए दी हुई हैं, 1 मोल के लिए। अब रिलेशन यहां फिर से डिफाइन कर लो, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस, C2H6 गैस दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एच combustion of carbon graphite plus 3 times delta H combustion of H2 gas minus delta H combustion of C2H6 गैस। इनमें हम लोग वैल्यूज डाल दें, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो बेसिकली 2 इंटू कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज -393.5 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का कितना दिया हुआ है -286 -1560 जो पहले किया था हम लोगों ने, ठीक। तो बेसिकली यहाँ से आप देखेंगे कैलकुलेट करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी -85 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, on the basis of Hess law. Hess law is one of the very important concept, और Hess law के थ्रू आप यदि क्वेश्चंस करते हो तो आपको इजी पड़ेगा। अदरवाइज रिएक्शन को मल्टीप्लाई और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिवर्स करना पड़ेगा, ऐड करोगे तो इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसीजर, वो भी हम आपको बताएंगे। कभी कभी कुछ केसेस में हम लोग उसको भी अप्लाई कर देते हैं।